एबी टेक्निकल क्लासेस जय सर में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से हम आपके लिए दोस्तों शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की क्लास लेके आए हैं दोस्तों। आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों निर्देश के लिए योजना। निर्देश के लिए योजना जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कौशल शिक्षण की अवस्था यानी फेज ऑफ स्किल लर्निंग, कौशल शिक्षण की अवस्था। तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे? कौशल शिक्षण की अवस्था। दोस्तों हम पढ़ेंगे कौशल शिक्षण की अवस्था। कौशल शिक्षण की अवस्था क्या होता है दोस्तों? देखिए जिस प्रकार देखा जाए कौशल एक प्रकार की जटिलताओं का व्यापक होता है। कौशल क्या है? व्यापक क्या होती है? जटिलता होती है। जिस प्रकार क्या है विभिन्न प्रकार की जो मोटर है उसमें कौशल प्राप्त करने के दौरान जो व्यक्तियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्या है? समान होती है। शारीरिक कौशल विकास को क्या है कि साधारण रूप से देखना और करना होता है। कौशल को क्या है अपने क्या सामान्य रूप से साधारणतः उसको देखते हैं किस प्रकार हमें दिखाई देता है, किस प्रकार वो आगे कार्य कर रहा है उस प्रकार उसका करना क्या है कौशल कहलाता है। उसके द्वारा क्या इसी के हिसाब से हम कौशल को सीख सकते हैं। आगे देखा जाए कि जिस प्रकार पिता पुत्र को अपने कार्य पर ले जाता है, हाथ पकड़कर उसे बताता है कि क्या कार्य करना है और किस प्रकार का करना है और वह कार्य करने लग जाता है। इस प्रकार के कई जो नियोक्ता होता है इस प्रकार की जो विधि होती है उसको क्या है प्राथमिकता देते हैं। इसी मार्ग पर क्या नियोक्ता अपने संपर्क में अनुभव प्राप्त कर सकते थे, परंतु यहाँ पर क्या प्रगति अध्ययन पर इस प्रकार कुछ नहीं हुआ जिससे कि कैसे के कौशल को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसके बाद में नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सिमोर ब्रदर्स। क्या नाम था दोस्तों? सिमोर ब्रदर्स। सिमोर ब्रदर्स कब आए? ये बात है दोस्तों सन 1954 की। सन 1954 में वैज्ञानिक आए सिमोर ब्रदर्स। सिमोर ब्रदर्स ने क्या बताया? इन्होंने जिन्होंने क्या है जी जो कि जॉब है उनके बारे में कुछ बताया कि जॉब की जो 7 विधियां हैं इनके बारे में बताया कि जो जॉब है इनके क्या कई बिंदुओं के रूप में कई हिस्सों को तोड़ने के लिए पेश किया गया और कौशल हस्तांतरण के 4 चरणों की विधि निर्धारित की गई जो इस प्रकार है। जो कि ये है दोस्तों, एक नंबर है कि शिक्षार्थी को दिखाए कि वह कैसे करना है, यानी कि जो कौशल है वो शिक्षार्थी को बताए कि किस प्रकार करना है। दूसरा दोस्तों प्रमुख बिंदुओं की व्याख्या करना। कोई भी स्किल कर रहे हैं हम जैसे जैसे उसका स्टेप है, जैसे एक स्टेप है दूसरा स्टेप है उसकी क्या अलग अलग स्टेपों की व्याख्या करना कि उसको डिटेल से बताना किस प्रकार करना है। उसके बाद 3 नंबर है दोस्तों इसे देखने दें कि तुम इसे फिर से करो, यानी कि सबसे पहले जो हम कार्य जो प्रशिक्षक कार्य कर रहा है जो कौशल सिखा रहा है बच्चों को या शिक्षार्थियों को उसे क्या है प्रशिक्षक को पहले करने दे। ठीक है, उसके बाद उसे क्या उसे आप शिक्षार्थी को कहें कि इसे तुम फिर से करो। तो क्या है शिक्षार्थी क्या है सिमोर ब्रदर्स की अवधारणाओं के द्वारा कौशल को क्या है अच्छे ढंग से सीख सकता है। उसके बाद है दोस्तों नकल। नकल के द्वारा क्या है शिक्षार्थी अच्छे ढंग से सीख सकता है। इसमें क्या है कि जरूर सरल के और संयुक्त कार्य के भाग को अलग अलग करके देखते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप या छोटे छोटे भिन्न भिन्न भागों में बांटकर उसको क्या नकल के हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि जो पांचवा इन्होंने पांचवी अवधारणा बताई वो है जोड़ना। जोड़ना किस प्रकार होता है कि सभी कार्य के लिए मदद करना, एक दूसरा सहपाठी क्या मदद करके या जोड़ के इसके इस कौशल है इसको सिखा सकता है। उसके बाद है दोस्तों परिष्करण। परिष्करण में क्या बताया सिमोर जी ने? तो इन्होंने बताया कि जो चलिए सभी कार्य करते हैं और उनको आगे देखते हैं, सभी एक दूसरे का कार्य करते हैं और उनको आगे देखते हैं कि किस प्रकार इसने कार्य किया और किस प्रकार ये वर्क कर रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों इन्होंने बताया कि उन्हें अपने अभ्यास के लिए काम करें। उन्हें क्या जो कौशल सीख रहे हैं प्रशिक्षक पहले कार्य करें, उसके बाद जो प्रशिक्षक शिक्षार्थी है वो क्या है अपने अभ्यास के लिए इसको दोबारा रिपीटेशन करे और इसे दोहराए। उसके अलावा देखिए दोस्तों सही और पूर्ण शिक्षण में देखा जाए तो 3 विभिन्न अवस्था बताई गई है। जो शिक्षण की पूर्ण अवस्था है उसमें 3 अवस्था बताई गई है दोस्तों। तो हम उन 3 अवस्थाओं को देखेंगे। तो दोस्तों कौन सी होती है वह अवस्था? तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसके बाद 3 अवस्थाएं कौशल की बताई है सही और पूर्ण शिक्षण के अंतर्गत है। तो वह पहली जो अवस्था है वो क्या है? अपनी अवस्था है अधिग्रहण। अधिग्रहण अवस्था।
तो अधिग्रहण अवस्था में दोस्तों हम देखेंगे कि अधिग्रहण अवस्था में क्या होता है कि इस शिक्षण की अवस्था में क्या है अर्थ होता है, इस शिक्षण अवस्था का अर्थ दिमाग से होता है दोस्तों, दिमाग से होता है। दिमाग में क्या होता है, जो भी कार्य है उसका ध्यान केंद्रित करना, और जो पूर्व अवधारणा है उसमें दो प्रमुख शिक्षण के चरण शामिल होते हैं, जिसमें कि पूर्व अवधारणा में दिमाग में नहीं होता, जो पूर्व अवधारणा होती है उसमें दिमाग का नहीं होता। इसका अर्थ है कि वस्तु को देखते हैं और इसे विशेष अर्थ में देखकर उसे व्यक्ति कितना सीखता है, और यह उसके पूर्व ज्ञान और सीखने की जो स्थिति है तथा ध्यान देने की जो उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी कि जो अधिग्रहण की अवस्था है उसमें क्या है, उसको वो कितना सीख सकता है, उसकी पहले का ज्ञान कितना है उसे उसकी पूर्व अवधारणा पर निर्भर करता है इसकी अवस्था। और उसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसकी आंतरिक स्थिति, उसकी इच्छा और आवश्यकता के रूप में उसका क्या है उपयोग स्वचालित रूप से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे ग्रामोफोन होता है, ठीक है, उदाहरण में देखा जाए जैसे ग्रामोफोन है, रेडियो है या टीवी है, इसके हिसाब से क्या है हम कार्य करके या उनको देख के उनको सुन के क्या है विज्ञान को सीखने के लिए हम प्रेरित होते हैं, उन्हें सीखें। जब बाहरी प्रेरणा से प्रोत्साहन या हमें कोई पुरस्कार मिलता है, जब हम कौशल के हमें अंदर वृद्धि करते हैं उसके लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है, तो हम क्या उसको सीखने के लिए रुचिकर अपनी रुचि उसमें अधिक दिखाते हैं और उसको सीखने के अंदर हमारा ध्यान बढ़ता जाता है। तब इसे क्या कहते हैं, इसे अनैच्छिक यानी विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक। जब हमारा कार्य क्या है प्रोत्साहन के कारण बढ़ता जाता है, किसी कार्य के अंदर रुचि बढ़ती जाती है, तो उसे क्या है अनैच्छिक कौशल भी कहा जाता है। उसके बाद क्या सीखने की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयोगी होती है। जहां तक कि पूर्व अवधारणा का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिक यह कहते हैं कि व्यक्ति उन वस्तुओं को प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए जिन्हें कि शिक्षक सिखाना चाहता है। जैसे कि शिक्षार्थी है, उसको क्या है जो भी शिक्षार्थी को प्रशिक्षक सिखाना चाहता है उसके क्या अंदर सीखने की रुचि होनी चाहिए, वो सीखना चाहता जो होना चाहिए। इसके लिए क्या है उसकी मानसिक स्थिति या तत्परता को जाना जाता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक के अंदर मनोवैज्ञानिक तत्परता पूर्व से होनी आवश्यकता है। इसीलिए ऐसा अक्सर कहा जाता है कि हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ से घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, वो पिए ना पिए उसकी मर्जी होती है। जिसी प्रकार के शिक्षार्थी को हम कार्य से साधना तक ले जा सकते हैं, वो उसको कार्य में रुचि रखे ना रखे वो उस पर निर्भर करता है, उसकी रुचि अत्यंत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद अगली अवधारणा है जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, अगली अवधारणा है सॉरी अवस्था है अवधारणा की अवस्था। तो अवधारणा की अवस्था में क्या होता है कि अवधारणा की अवस्था को किस प्रकार बताया गया है शिक्षण जो कौशल शिक्षण है इसमें इसमें यह तथ्य है कि जब व्यक्ति उन वस्तुओं को भूल जाता है जो उसने सीखी है। कई बार क्या होता है हम कार्य कोई सीख जाते हैं तो उसको क्या है अगर हम उसको रिपीटेशन नहीं करते, दोहराव नहीं करते या उसका उपयोग नहीं करते तो क्या उसे भूल जाते हैं। यदि इसका उपयोग ना करें तो मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण के तहत विपरीत सिखाने की सिफारिश की है, उसको क्या है अलग तरीके से सिखाया जाए जिससे कि उसे पूरे जीवन काल में याद रखा जाए। जिससे कि यदि कई सामग्री होती है बार बार चालू और बंद करने के लिए होता है तो उसमें क्या व्यक्ति के अध्ययन की जो न्यूनतम मात्रा की संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन वस्तुओं को केवल याद रखने के स्तर से दूर दूर से या बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि सामग्री का जो सार्थक व्यवस्थापन है वो एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो कि अवधारणा को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार कौशल की अवधारणा होती है। तीसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है अनुप्रयोग अवस्था। अनुप्रयोग की अवस्था। तो अनुप्रयोग की अवस्था में क्या होता है, यही है दोस्तों कि बार बार दोहराव होता है। यह क्या है सीखने की जो तीसरा चरण है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दोस्तों, इसे क्या है रिकॉल भी कहते हैं, रिकॉल या इसे दोहराव भी कहा जा सकता है कि बारी बारी इसका दोहराव किया जाए जिससे कि या इसका प्रयोग किया जाए, जो हमने कौशल सीखा है उसका प्रयोग किया जाए जिससे कि यह हमें हमेशा याद रहे। इसके अंदर क्या है जब जो सीखने वाला होता है उसकी स्मृति क्या है जरूरत पड़ने पर याद कर सके। इस संबंध में अरस्तु ने अपना सिद्धांत दिया है। तो किन्होंने दिया है, अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक है
इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। जो क्या सिद्धांत दिया है दोस्तों, देखिए गौर से देखेंगे दोस्तों, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि यदि किसी वस्तु को अपने पास बुलाना है, कोई भी वस्तु है उसको अपने पास बुलाना है, या जो कौशल है उसको अपने पास दोबारा लेके आना है, तो उसे क्या है, किसी वस्तु के साथ जुड़ाव होना चाहिए। कोई भी अलग वस्तु है तो उसके साथ क्या है, अपना जुड़ाव होना चाहिए, जिससे क्या है, यह याद रह सके। इससे पूर्व क्या है, इससे संबंधित जो विचार है या इसके साथ जो संदर्भ है उसको याद रखना चाहिए, जिसका अर्थ है कि हमारा अनुभव असंबंधित तरीके से दिमाग में जमा नहीं होता। वे कुछ मानसिक सिद्धांतों के साथ इधर उधर आते जाते हैं। ये इन्होंने कहा, अरस्तु ने कहा। तो दोबारा देखिए दोस्तों, अरस्तु जी ने कहा कि हम किसी भी वस्तु को या किसी भी स्किल को हम दोबारा लाने चाहते हैं तो उसके साथ किसी एक आदि वस्तु का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे क्या आप उसे आसानी से अपने पास ला सकते हैं। तो ये क्या है, स्मृति के सिद्धांतों पर निर्भर है। इसके अंदर क्या दो नियम हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक समानता का नियम और एक विरोध का नियम। दोस्तों एक होता है समानता का नियम और एक होता है विरोध का नियम। ये क्या है, इसके अंतर्गत अनुप्रयोग विधि जो स्मृति होती है यानी अपनी याददाश्त होती है, उसके आधार पर सिखाने के बाद इसको इसके तरीके से सिखाया जा सकता है, जिससे कि उस स्किल को भूले ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, कौशल शिक्षण की इसके अलावा तीन अलग अवस्थाएं होती है। जो कौशल शिक्षण है उसकी मेन तीन जो अवस्था है, वो जो अवधारणा है वो सिमोर ब्रदर्स ने बताई है। इसके अलावा जो अवस्था है वो एक नंबर अवस्था है दोस्तों, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक अवस्था। दो नंबर है दोस्तों निर्धारण अवस्था। निर्धारण अवस्था। तीन नंबर है दोस्तों स्वायत्त अवस्था। तो स्वायत्त अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कौशल के बारे में हम जानकारी के आगे बढ़ता है, इसमें क्या शारीरिक कौशल के विकास के तीन अलग अलग कार्मिक की अवस्थाएं होती है। जो कौन कौन सी है, संज्ञानात्मक अवस्था है दोस्तों, निर्धारण अवस्था है या स्वायत्त अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि स्वायत्त अवस्था के अंदर संज्ञानात्मक अवस्था में क्या है दोस्तों, कि हमें क्या करना चाहिए, किस उद्देश्य से और किस क्रम में। तो इसमें क्या कैसे करना है, क्या हमारा उद्देश्य है, किस प्रकार करना है, वो क्या है, संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। हमारा उद्देश्य क्या है, इस चरण में क्या प्रशिक्षक क्या मार्गदर्शन में शिक्षण वाले कौशल को निष्पादित करने या उनका जो सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी विकसित करता है। इसके अलावा जो सीखने वाला है उसके सिद्धांत के उसका जो कौशल है उसका निरीक्षण करना, जिसे की बाद में पूर्ण करना, या प्रशिक्षु विस्तार से बताता है कि कौशल करते समय भी उसकी व्याख्या करेगा, जिससे कौशल क्या है कि न्यूनतम त्रुटि के साथ उसको पूर्ण किया जा सकते। वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों संज्ञानात्मक कौशल। उसके बाद है दोस्तों निर्धारण अवस्था। निर्धारण अवस्था में क्या होता है, निर्धारण अवस्था में होता है कि जब कोई भी अवस्था में क्या शिक्षार्थी क्या अपनी पुनरावृत्तियां यानी कि दोहराव, इसके अंदर क्या निर्धारण के अंदर दोहराव फिर आ गया कि बिना पुनरावृत्ति के किसी माध्यम से या बिना किसी गलती के व्यवहार के पैटर्न के साथ गलत प्रक्रिया है तो उसको क्या कम किया जा सके। निर्धारण के अंदर जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षार्थी को सिखा रहे हैं, पहली बार क्या वो कार्य जो कौशल सीखने का कर रहे हैं उसमें क्या गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, उस त्रुटि को क्या दोस्तों कम करना या उससे क्या है वैचारिक कौशल या उसकी जो कौशल की सामान्य कुशलता को पूर्ण करने में क्या महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा दोस्तों चरणबद्ध तरीके से सीखने के अंदर क्या है, मुझे कैसे क्या करना है, कैसे करना है, अनुप्रयुक्त तरीकों को उसके पहलुओं को नियंत्रण का कब करना है, कैसे करना है, इस प्रकार के जो प्रयोग पहलू है वो दोस्तों निर्धारण अवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे कब करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, और इसके अंतर्गत आता है दोस्तों उद्देश्य, क्या करना है। ये दोस्तों संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, और निर्धारण अवस्था में कब करना है और कैसे करना है ये क्या निर्धारण अवस्था के अंतर्गत आता है। आगे देख रहे हैं दोस्तों स्वायत्त अवस्था। स्वायत्त अवस्था क्या कहती है दोस्तों, स्वायत्त अवस्था के अंदर क्या होता है कि जैसे इस चरण में क्या है शिक्षार्थी का त्रुटि होने के बिना निर्धारित समय के भीतर अपनी जॉब को स्वतंत्र सीखता है। इसके अंदर क्या होता है कि यानी बिना त्रुटि के शिक्षार्थी होता है वो
तीसरी चरण में क्या बिना त्रुटि के अपना जो कौशल है वो या जॉब जो कर रहा है वो स्वतंत्र तरीके से करना सीख जाता है। उसके बाद शिक्षार्थी का आत्मविश्वासी और कार्यवाही के बारे में सचेतन रहता है और सोचने की क्षमता उसमें क्या है बढ़ जाती है और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कौशल के अधिक से अधिक प्रयास करने के बाद एक ही सेट बन जाता है और कार्यकर्ता को बुलाया जाता है कि उसके जो चरण के जो सीखने की चरण है उसमें निपुणता प्राप्त की है। उसके बाद कौशल को बेहतर बनाना प्रदर्शन होता है। सभी पहलुओं के अंदर क्या कौशल को संचालित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कौशल शिक्षण यानी कि जो स्किल लर्निंग है वो किस प्रकार है दोस्तों। तो कौशल शिक्षण देखते हैं हम दोस्तों स्किल स्किल लर्निंग। तो स्किल लर्निंग में क्या होता है दोस्तों जो कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया है दोस्तों कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया। तो कौशल अर्जित करने की जो प्रक्रिया है इसमें देखिए दोस्तों कौशल अर्जित प्रक्रिया जो अर्जित करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या हमारे लिए क्या उपयोगी है वो देख सकते हैं दोस्तों। वो है हमारे से लिए दोस्तों प्रायोगिक। कोई भी हमें कौशल कोई भी हमें काम सीखना है कोई भी किसी भी स्किल में अपने विकसित होना है या कोई भी स्किल हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या हमारा प्रायोगिक अत्यंत जरूरी है। प्रायोगिक के बिना कोई भी स्किल हम सही ढंग तरीके से नहीं सीख सकते। कोई भी अगर तरीका है कोई भी हम स्किल सीख रहे हैं अगर सही ढंग से नहीं सीखते तो वो कहते हैं ना कि अगर अधूरा ज्ञान हमेशा भटकता है तो अधूरे ज्ञान से हम कोई भी कार्य का संपूर्ण पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कौशल अर्जित करने की जो विधि है इसके अंदर सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई है वो किसे दी गई है दोस्तों प्रायोगिक या प्रैक्टिकल को दी गई है। इसमें क्या व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए कौशल सबसे पहले क्या सैद्धांतिक विषय को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या जो प्रशिक्षक है वो क्या है प्रायोगिक के हिसाब से उसके औजार उपकरण जो मशीन है आदि की सुरक्षा सावधानियां उसके कौशल के तत्व है उसके साथ उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए जाए जो कौशल प्रशिक्षु के साथ जो कौशल का प्रदर्शन करने को कहेंगे जो कि प्रशिक्षित के उचित तरीके के कार्य सक्षम होंगे यानी कि वो कौशल सही मंच पर सही ढंग से कर सकेगा तो उसे क्या उत्तीर्ण कर दिया जाता है और वो क्या अपने मंच से अवलोकन करता है उसका अवलोकन किया जाता है। इसके आगे जो विधि है उसके अंदर सबसे पहले आता है दोस्तों जो प्रशिक्षु होता है उसका क्या आता है सबसे पहले अवलोकन। तो अवलोकन में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे अवलोकन में क्या होता है। तो अवलोकन में होता है दोस्तों कि अवलोकन क्या होता है कि क्या प्रदर्शन किया जा रहा है यानी हम क्या डेमो दिखा रहे हैं उसे किस प्रकार कर रहे हैं तो वो उसके अंदर क्या अवलोकन क्या कर रहा है यह क्या है मंच की प्रथम विधि है। यह क्या है मंच की प्रथम विधि है। मंच पर जैसे हम कोई भी कौशल का डेमो दे रहे हैं या कोई प्रदर्शन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो क्या अवलोकन मंच की प्रथम विधि होती है। इसमें क्या उचित तरीके से क्या है पहला प्रदर्शन एक मशीन को प्रारंभ करके प्रशिक्षण क्या पहले प्रदर्शन करते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो प्रदर्शन से प्रशिक्षु ज्ञान का अवलोकन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर देखा जाए तो कौशल की प्रदर्शन की विधि तो इसके अंदर क्या आती है प्रदर्शन की विधि। ठीक है प्रदर्शन की विधि आ गई। उसके अलावा कौशल जो प्रदर्शन करने की टेक्निक आ गई तकनीक वो किसके अंदर आती है दोस्तों अवलोकन के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों इसके अंदर आता है औजारों की सावधानियां और सुरक्षा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हमारी सेफ्टी और जो औजार है उनका क्या मेंटेनेंस या उसका क्या सही ढंग से काम करने वाला होना चाहिए। ये क्या क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। औजार होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो सुरक्षा सावधानियां है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। उसके बाद क्या पार्टिसिपेशन जिसे हम क्या कहते हैं सहभागिता कहते हैं। तो क्वेश्चन में अपनी सहभागिता किस प्रकार इंप्रूव करती है अपने क्वेश्चन को वो देखेंगे दोस्तों। 2 नंबर हमारी है सहभागिता। तो सहभागिता किस प्रकार कौशल सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सहभागिता के अंदर क्या होता है यह एक समूह का चरण होता है। जैसे
चार पांच जैसे शिक्षार्थी है उसके क्या ग्रुप का चरण होता है, जिसमें क्या प्रदर्शन के अंदर से उपयोग होने वाली जो कच्ची सामग्री है, उपकरणों को सही तरीके से संभालना, प्रशिक्षु को दिया गया एक अवसर, जैसे पहले प्रशिक्षक ने बता दिया, उसके बाद प्रशिक्षु है वो क्या उसे बताया भी इस प्रकार ये कार्य करना है, या प्रशिक्षक सिर्फ सलाह दे और उपकरणों का सही तरीके से योग्यता के आधार पर है इसके अंदर अपनी सहभागिता डाल के हम उसको सबको रिवाइज करके या दोहराव करके उस कार्य को दोबारा करके हम सीख सकते हैं या अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला है अनुकरण। तो अनुकरण है वो क्या अपनी कौशल अर्जित करने में किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो अनुकरण में देखेंगे दोस्तों, अनुकरण में किस प्रकार होता है कि इस प्रकार में इस चरण के अंदर क्या शिक्षार्थी परीक्षार्थियों प्रशिक्षक का अनुकरण करने का प्रयास करता है, यानी कि उसके पीछे चलता है, या इसे क्या नकल भी कह सकते हैं। जिस प्रकार प्रशिक्षक करता है उसके बाद शिक्षार्थी उसी प्रकार से करता है, जिसपे क्या है उसका यह काम करने का पहला अनुभव होता है। शिक्षार्थी का क्या यह पहला अनुभव होता है, जिसके हिसाब से क्या इसमें त्रुटि की संभावना रहती है। तो दोस्तों अनुकरण करेगा तो उसमें क्या त्रुटि की भी संभावना रहेगी, तो त्रुटि की संभावना रहेगी। उसके बाद क्या जिस प्रकार इसका कार्य का एक्सपीरियंस या अनुभव बढ़ता जाएगा तो वो क्या उसे प्रशिक्षक की जो अवस्था है उसको क्या है प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करना चाहिए, अन्यथा या जो उनके अंदर बुरी आदतें हैं उसको मिटाना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए और उन्हें क्या है एक अच्छे अनुशासनात्मक के अंदर लाने का कार्य करना चाहिए, उन्हें अनुशासन का पालन करने की सिखाना चाहिए। और ये क्या है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आता है अनुकरण, यानी नकल के द्वारा शिक्षण अर्जित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है दोस्तों पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि कोई भी कौशल है इसको क्या एक बार करेंगे उसके बाद हम भूल सकते हैं या कच्चा याद रहता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है 50% याद रहता है, तो दूसरी बार तीसरी बार कौशल प्रयास करने से हम इसको स्थायी कर सकते हैं। कोई भी ज्ञान है इसको क्या है अगर स्थायी करना है तो पुनरावृत्ति जरूरी है। तो क्या होती है दोस्तों पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि अनुकरण के सत्र के बाद जो ये अंतिम चरण है सीखने का, इसके अंदर क्या है उचित मार्गदर्शन, जो प्रशिक्षक उचित मार्गदर्शन देता है उसके साथ व्यवहारिक अभ्यास कार्य और उचित विधि तकनीक से सिखाते हैं, परंतु जो पूर्णता गति और सटीकता के लिए उसे बार बार दोहराना है। कोई भी कौशल काम कर रहे हैं तो उसके अंदर सटीकता यानी सही होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और उसके अंदर गति भी होनी चाहिए, जिससे कि कार्य किसी को कार्य देना है तो वो क्या है सही टाइम पर उसे दिया जा सके। वो कब होगा वो जब होगा जब हम किसी कार्य का दोहराव करेंगे, उसको बारी बारी करके देखेंगे, जिससे क्या है उसके अंदर हमारी गति बढ़ जाएगी। इसलिए कौशल प्राप्त करने के लिए क्या है पुनरावृत्ति है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो या आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।